नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्षेत्र की गहराई में उतर रहे हैं जो कह सकते हैं विरोधाभासों से भरा है। समकालीन दक्षिण एशिया। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ तो वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का जबरदस्त तनाव, हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ जब प्रशंसक एक दूसरे के देश जाते हैं तो कितनी गर्मजोशी से मेजबानी होती है। सही कहा। ये विरोधाभासी इस इलाके की पहचान है। हाँ, दोस्ती और दुश्मनी, उम्मीद और मायूसी, शक और भरोसा सब साथ साथ चलता है यहाँ। तो आज हम हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके के देशों के बीच ये जो झगड़े हैं उनकी जड़ें कहाँ हैं और आपसी सहयोग की कितनी गुंजाइश है। और ये भी कि कैसे इन देशों की जो अंदरूनी राजनीति है, हाँ, वो इनके बाहरी रिश्तों पर असर डालती है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम दक्षिण एशिया कहते हैं तो आमतौर पर मतलब होता है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना? जी हाँ, यही 7 मुख्य देश हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। ये इसकी एक खास भौगोलिक पहचान बनाते हैं। हाँ, कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी गिन लेते हैं, पर चीन को नहीं। सही। आज हम इन 7 देशों पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। और ये समझना जरूरी है कि ये इलाका सिर्फ भूगोल के लिहाज से ही अनोखा नहीं है। यहाँ भाषा, समाज, संस्कृति जबरदस्त विविधता है। हाँ, और राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी काफी फर्क है ना? बिल्कुल। जैसे ब्रिटेन से आजादी मिली तो भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र काफी हद तक कह सकते हैं कामयाब रहा। हालांकि भारत में भी अपनी चुनौतियां रही हैं। हाँ, वो तो हैं, पर मूल ढांचा लोकतांत्रिक रहा। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखें तो उन्होंने लोकतंत्र और फौजी शासन दोनों का अनुभव किया है। अच्छा। शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में तो लोकतंत्र बना रहा, पर पाकिस्तान में काफी उतार चढ़ाव आए। हाँ, 2008 से वहां भी लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं। और नेपाल? वहां अब तो राजा हुआ करते थे। हाँ, नेपाल की कहानी भी अलग है। 2006 तक वहां संवैधानिक राजतंत्र था, राजा का पद तो था पर अधिकार सीमित थे। फिर 2008 में वो पूरी तरह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अच्छा। भूटान ने भी 2008 में संवैधानिक राजतंत्र अपनाया और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा। मालदीव की बात करें तो 1968 तक सल्तनत, फिर गणतंत्र बना और 2005 से वहां भी कई पार्टियों वाला सिस्टम है। तो निचोड़ ये है कि भले ही रिकॉर्ड मिला जुला सा हो, पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र को एक तरह की मान्यता मिल चुकी है। एक सर्वे भी यही दिखाता है कि आम लोग लोकतंत्र चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों में चलेगा, ये सोच गलत साबित हुई। बिल्कुल। तो ये तो हुई पूरे क्षेत्र की बात। अब जरा कुछ देशों के अंदरूनी सफर पर आते हैं, खासकर वो जहां लोकतंत्र की राह आसान नहीं रही। पाकिस्तान से शुरू करें? हाँ, जरूर। आजादी के बाद संविधान बना, लेकिन फिर जनरल अयूब खान आ गए। फिर विरोध हुआ, उन्हें हटना पड़ा। फिर जनरल याहिया खान, जिनके दौर में वो बांग्लादेश संकट हुआ, 1971 वाला। हाँ, भारत पाक युद्ध और पूर्वी पाकिस्तान का अलग होना। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की चुनी हुई सरकार आई, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया जनरल जियाउल हक ने। जी। फिर 1988 में बेनजीर भुट्टो के साथ लोकतंत्र लौटा, पर 1999 में फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा दिया। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। 2008 से फिर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, पर सवाल यह है कि ये बार बार क्यों होता है? वहां लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं हो पाता? देखिए, इसकी कई वजह हैं। एक तो जैसा आपने कहा, वहां फौज का बहुत दबदबा है, साथ में मजहबी नेता और बड़े जमींदार, इनका एक गठजोड़ सा है जिसने कई बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है। अच्छा। दूसरा, भारत के साथ जो लगातार तनाव रहता है, वो माहौल फौज के हिमायती गुटों को मजबूत करता है। वो सुरक्षा का हवाला देते। बिल्कुल। वो कहते हैं कि नेताओं की खींचतान से, लोकतंत्र की अव्यवस्था से मुल्क की सुरक्षा खतरे में है, और इस तरह वो फौजी शासन को सही ठहराते हैं। और तीसरा, कह सकते हैं कि लोकतंत्र को बाहर से भी उतना मजबूत सहारा नहीं मिला। खासकर पश्चिमी देशों ने अपने हितों के लिए कई बार वहां की फौजी हुकूमतों को नजरअंदाज किया है। हाँ, ये बात भी है। लेकिन इन सब के बावजूद ये कहना गलत होगा कि वहां लोकतंत्र का जज्बा खत्म हो गया है। मीडिया काफी हद तक आजाद है, मानवाधिकार संगठन भी सक्रिय हैं। ठीक है। अब बांग्लादेश की बात करें, उसका जन्म ही एक बड़े संघर्ष से हुआ था। जी हाँ, 1947 से 71 तक वो पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान। और वहां के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और उर्दू थोपे जाने के खिलाफ थे। हाँ, अपनी बंगाली संस्कृति,
अपनी भाषा के लिए वो लड़ रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान उनके नेता थे। 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग जीत भी गई थी, जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता सत्ता देने को तैयार नहीं हुए। मुजीब साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर याहिया खान की फौज ने आंदोलन को चलने की कोशिश की, बहुत हिंसा हुई। हाँ, लाखों लोग मारे गए, बहुत बड़ी संख्या में लोग भागकर भारत आए, शरणार्थी संकट खड़ा हो गया। तब भारत ने दखल दिया। भारत ने समर्थन दिया, मदद दी, और फिर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसके बाद आजाद बांग्लादेश बना। बांग्लादेश ने अपने संविधान में खुद को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी देश घोषित किया। ये बड़ी बात थी। लेकिन वहां भी फिर लोकतंत्र पटरी से उतरा। हाँ, राह सीधी नहीं रही। 1975 में शेख मुजीब ने खुद ही कुछ बड़े बदलाव कर दिए संविधान में। संसदीय प्रणाली हटाकर राष्ट्रपति प्रणाली ले आए, दूसरी पार्टियों पर रोक लगा दी। इससे तनाव बढ़ा और फिर उनकी हत्या हो गई। जी, अगस्त 1975 में सेना ने बगावत की। उसके बाद सैनिक शासक आए, जियाउर रहमान, उनकी भी हत्या हुई। फिर जनरल एच.एम. इरशाद का दौर आया। तो लोकतंत्र वापस कैसे आया? जनता के आंदोलन से, खासकर छात्रों ने बड़ी भूमिका निभाई। आखिरकार 1990 में इरशाद को हटना पड़ा और 1991 से वहां लगातार चुनावों से सरकारें बन रही हैं। वो ढाका यूनिवर्सिटी की दीवार वाली तस्वीर की बात आपने की थी। हाँ, नूर हुसैन की, जिसकी पीठ पर लिखा था गणतंत्र मुक्त हो, वो उस संघर्ष का प्रतीक बन गया। चलिए अब नेपाल चलते हैं। वहां की कहानी राजतंत्र से लोकतंत्र तक की है। जी, सालों तक वहां संवैधानिक राजतंत्र रहा, पर लोग ज्यादा अधिकार, ज्यादा जवाबदेही चाहते थे। लेकिन राजा सेना की मदद से कंट्रोल रखते थे। हाँ, वो लोकतंत्र की राह में एक तरह से बाधा थे। फिर 1990 में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। पर सरकारें स्थिर नहीं रहीं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारें आती जाती रहीं, समस्याएं बनी रहीं, और इसी दौर में 90 के दशक में माओवादियों का प्रभाव पड़ा। वो हथियारबंद संघर्ष से व्यवस्था बदलना चाहते थे। तो मतलब 3 ताकतें हो गई, राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादी। बिल्कुल, एक त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ गया। और 2002 में तो राजा ज्ञानेंद्र ने संसद भंग करके सरकार ही बर्खास्त कर दी। लोकतंत्र खत्म। लेकिन फिर वापस हुई। हाँ, 2006 में फिर से जोरदार प्रदर्शन हुए। इस बार 7 पार्टियों का गठबंधन, एसपीए, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सब एक साथ थे। अच्छा। राजा को झुकना पड़ा, संसद बहाल हुई। ये नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। फिर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी। उसमें भी अलग अलग मत रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग चाहते थे राजा का पद बस नाम के लिए बना रहे। माओवादी हथियार छोड़ने को तो तैयार थे, पर वो संविधान में बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव चाहते थे, जिस पर सब सहमत नहीं थे। भारत की भूमिका को लेकर भी कुछ शंकाएं थी। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंततः 2008 में नेपाल ने राजतंत्र खत्म कर दिया। वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में नया संविधान भी अपना लिया गया। चलिए अब श्रीलंका की बात करते हैं। यहाँ का मामला थोड़ा अलग है ना? हाँ, यहाँ आजादी के बाद से लोकतंत्र तो लगातार रहा, मतलब सेना या राजतंत्र वाली चुनौती नहीं थी। तो फिर चुनौती क्या थी? जातीय संघर्ष। एक बड़े समुदाय, बहुसंख्यक सिंहली और अल्पसंख्यक तमिल आबादी के बीच का टकराव। और राजनीति पर सिंहलियों का दबदबा रहा। हाँ, सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों का है, तमिलों को कोई खास रियायत नहीं मिलनी चाहिए। और इसी नजरअंदाजी से तमिल राष्ट्रवाद उग्र हुआ। बिल्कुल। 1983 के बाद तो स्थिति बहुत बिगड़ गई। एक उग्र तमिल संगठन था लिट्टे, LTTA, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। वो तमिलों के लिए एक अलग देश चाहते थे, तमिल ईलम। और फिर उनका श्रीलंकाई सेना के साथ लंबा संघर्ष चला। हाँ, बहुत खूनी संघर्ष। लिट्टे ने देश के उत्तर पूर्वी हिस्से पर काफी हद तक नियंत्रण भी कर लिया था। इस संघर्ष में भारत की भी भूमिका रही। हाँ, क्योंकि श्रीलंका के तमिलों का जुड़ाव भारत के तमिलों से है, तो भारत पर दबाव था कि वो तमिलों के हितों की रक्षा करे। और भारत ने दखल दिया। जी, 1987 में भारत सरकार सीधे तौर पर शामिल हुई, श्रीलंका से एक समझौता किया और रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय शांति सेना यानी IPKF भेजी गई। लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। नहीं, भारतीय सेना लिट्टे के साथ लड़ाई में फंस गई और श्रीलंका के लोगों को भी, मतलब सिंहलियों को खासकर, भारत का ये दखल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा ये उनके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है। तो सेना वापस बुलानी पड़ी। हाँ, 1989 में बिना लक्ष्य हासिल किए।
इसके बाद भी संघर्ष जारी रहा, बहुत हिंसक रहा। नॉर्वे जैसे देशों ने बीच बचाव की कोशिशें की। और अंत कब हुआ इस संघर्ष का? 2009 में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे को पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन इतनी उथल-पुथल के बाद भी आपने कहा कि श्रीलंका में लोकतंत्र बना रहा और आर्थिक तरक्की भी हुई। हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। इतने सालों के गृह युद्ध के बावजूद श्रीलंका ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा, आर्थिक तरक्की भी हासिल की। कई सालों तक तो दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा वहीं थी। ये वाकई दिलचस्प है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र और विकास संघर्ष के बीच भी टिके रह सकते हैं। तो ये तो हुई इन देशों की अंदरूनी खींचतान। अब जरा इनके आपसी रिश्तों पर आते हैं, खासकर जो संघर्ष वाले पहलू हैं। हाँ, क्योंकि शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी इस इलाके में तनाव तो कम नहीं हुए। और सबसे बड़ा और गहरा तनाव तो शायद भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। बिल्कुल, बंटवारे के फौरन बाद कश्मीर को लेकर जंग छिड़ गई थी 1947-48 में। फिर 1965 में, 1971 में। जी, और कश्मीर आज भी बटा हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत का जम्मू कश्मीर राज्य, बीच में नियंत्रण रेखा LOC है। और सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा भी है, हथियारों की होड़ भी है। हाँ, 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए। इससे सीधे बड़े युद्ध का खतरा तो शायद कुछ कम हुआ, पर शक और अविश्वास बहुत बढ़ गया। और ये शक फिर आरोप प्रत्यारोप में बदलता है। बिल्कुल। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान लुके छुपे तरीके से हिंसा की रणनीति अपनाता है। कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, ट्रेनिंग, पैसा देना, खालिस्तान समर्थकों को मदद देने का भी आरोप था पहले। हाँ, 80 और 90 के दशक में। और ISI पर आरोप लगते हैं कि वो बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर में गड़बड़ी फैलाती है। और पाकिस्तान क्या आरोप लगाता है? पाकिस्तान कहता है कि भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियां सिंध और बलूचिस्तान में समस्या भड़का रही हैं। बाप रे। लेकिन क्या इस तनाव के बीच कभी सहयोग भी हुआ है? हाँ, हुआ है। कुछ दिलचस्प मिसालें हैं, जैसे सिंधु नदी के पानी का बंटवारा। इस पर 1960 तक काफी तीखे विवाद थे। अच्छा। फिर विश्व बैंक की मदद से 1960 में सिंधु जल संधि हुई। और ताज्जुब की बात है कि इतने युद्धों और तनावों के बावजूद ये संधि आज तक चल रही है। ये तो वाकई बड़ी बात है। हाँ, छोटी मोटी बातों पर मतलब व्याख्या या इस्तेमाल पर विवाद होते रहते हैं, पर संधि कायम है। और कोई अनसुलझा मुद्दा? हाँ, कच्छ के रन में सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर मतभेद है। ये समुद्री संसाधनों के नियंत्रण से जुड़ा है। तो क्या तनाव कम करने की कोशिशें भी होती हैं? होती रही हैं, जैसे विश्वास बहाली के उपाय, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMs। सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, लेखक, ये लोग दोस्ती का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। नेताओं की बैठकें होती हैं, व्यापार बढ़ाने, वीजा आसान करने की बातें होती हैं। हालांकि हाल के दिनों में इसमें फिर कमी आई है शायद। हाँ, हाल के वर्षों में स्थिति फिर से तनावपूर्ण हुई है, लेकिन ये फिर वही शुरुआती विरोधाभास दिखाता है। तनाव है, पर सहयोग की कोशिश भी कहीं ना कहीं चलती रहती है। अच्छा, और भारत के बाकी पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे हैं? क्या वहां भी ऐसे ही उतार चढ़ाव है? हाँ, कमोबेश वैसी ही जटिलता दिखती है, हालांकि झगड़ों की प्रकृति अलग है। जैसे बांग्लादेश के साथ। वहां क्या मुद्दे हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के पानी का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा रहा है। अवैध घुसपैठ का मसला है। भारत का आरोप है कि बांग्लादेश भारत विरोधी गुटों को समर्थन देता है, भारतीय सेना को अपने इलाके से रास्ता नहीं देता। और बांग्लादेश के क्या आरोप हैं? बांग्लादेश को लगता है कि भारत बड़े भाई जैसा बर्ताव करता है। चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने का आरोप लगाता है। व्यापार में बेईमानी का आरोप भी लगता है। लेकिन सहयोग भी है। हाँ, बिल्कुल। आर्थिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। भारत की लुक ईस्ट या अब एक्ट ईस्ट नीति में बांग्लादेश अहम है। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण पर सहयोग बढ़ा है, और 2015 में वो जो परिक्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ, वो एक बड़ी सफलता थी। नेपाल के साथ रिश्ते कैसे हैं? वहां तो खुली सीमा है। हाँ, नेपाल के साथ रिश्ते बहुत खास हैं। खुली सीमा संधि है, लोग बिना पासपोर्ट वीजा के आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये बहुत अनोखी बात है। पर मतभेद भी हैं। हाँ, व्यापार को लेकर मुद्दे उठते हैं। नेपाल जब चीन से नजदीकी बढ़ाता है तो भारत को अच्छा नहीं लगता। भारत चाहता है कि नेपाल भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई करे। और नेपाल की क्या चिंताएं हैं? नेपाल को लगता है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल देता है, उसकी नदियों के पानी और पनबिजली पर नजर रखता है, उसे समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन सहयोग भी है। हाँ, व्यापार, विज्ञान, साझा संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, इन सब में सहयोग है। और जब से वहां लोकतंत्र बहाल हुआ है, उम्मीद है कि रिश्ते और मजबूत होंगे। श्रीलंका का जिक्र तो हमने किया। हाँ, जातीय संघर्ष के कारण तनाव रहा। हाँ, पर 1987 के बाद भारत ने एक तरह से असंलग्नता की नीति अपनाई।
अब वहाँ मुक्त व्यापार समझौता है। सुलामी के बाद भारत ने पुनर्निर्माण में काफी मदद की, जिससे रिश्ते बेहतर हुए। भूटान के साथ रिश्ते कैसे हैं? भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। बल्कि भूटान ने भारत के पूर्वोत्तर के उग्रवादियों और गुरिल्लों को अपने यहाँ से खदेड़ने में मदद की थी। अच्छा। और भारत भूटान में पनबिजली परियोजनाओं और दूसरे विकास के कामों में बहुत बड़ी मदद करता है। और मालदीव? मालदीव से भी रिश्ते आमतौर पर सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी बने रहे हैं। 1988 में तो भारत ने वहां भाड़े के सैनिकों द्वारा तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने में सीधी मदद की थी, वायुसेना और नौसेना भेजी थी। अरे वाह। हाँ, और भारत वहां आर्थिक विकास, पर्यटन, मछली पकड़ने के उद्योग, इन सब में भी मदद करता रहा है। तो एक पैटर्न सा दिखता है कि भारत के लगभग सभी छोटे पड़ोसियों के साथ कुछ न कुछ दिक्कतें रहती ही हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। इसकी एक बड़ी वजह तो भारत का साइज है, उसका बड़ा आकार और उसकी ताकत। उससे छोटे देशों में डर पैदा होता है। स्वाभाविक रूप से एक शक पैदा होता है कि कहीं भारत उन पर हावी ना हो जाए, उनके अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। और भारत की क्या चिंताएं हैं? भारत को लगता है कि पड़ोसी देश उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करते हैं या कई बार उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। भारत ये भी नहीं चाहता कि पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता हो। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि ऐसी अस्थिरता का फायदा उठाकर चीन जैसी बाहरी ताकतें वहां अपना असर बढ़ा लेंगी। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का आपसी शक है। हाँ, छोटे देशों को डर है कि भारत इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता है और भारत को डर है कि पड़ोसी देश उसके हितों के खिलाफ जा सकते हैं या बाहरी ताकतों के प्रभाव में आ सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे झगड़े सिर्फ भारत से ही नहीं जुड़े हैं। बिल्कुल सही। जैसे नेपाल और भूटान के बीच नेपाली मूल के लोगों के भूटान से निकाले जाने का मसला रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या शरणार्थियों का बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच भी हिमालय की नदियों के पानी को लेकर कुछ मतभेद हैं। पर ज्यादातर बड़े झगड़े भारत से ही क्यों जुड़े हैं? शायद इसकी वजह भारत की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति है और उसका सबसे बड़ा देश होना। वो लगभग हर देश का पड़ोसी है। समझ में आता है। तो क्या ये देश सिर्फ झगड़ते ही रहते हैं या मिलकर काम करने की भी कोई कोशिश होती है? सहयोग की कोई राह है? कोशिशें तो हुई हैं और होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सहयोग के महत्व को कोई समझता नहीं। जैसे 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेश सार्क बना। ये एक बड़ा कदम था। मकसद था कि ये देश बहुस्तरीय साधनों से आपसी सहयोग बढ़ाएं, मिलकर तरक्की करें। पर दक्षेश ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया, है ना? हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है। आपसी झगड़ों, खासकर भारत पाकिस्तान के तनाव और आपसी भरोसे की कमी के चलते दक्षेश अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। और वो मुक्त व्यापार वाला समझौता साफ्टा। हाँ, साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट 2002 में इस पर दस्तखत हुए और 2006 से ये लागू हुआ। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि पूरे दक्षिण एशिया को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए। मतलब देशों के बीच व्यापार पर लगने वाले जो सीमा शुल्क हैं, कस्टम्स ड्यूटी, उन्हें धीरे धीरे कम करके खत्म किया जाए। ताकि व्यापार बढ़े। हाँ, ताकि व्यापार बढ़े और उससे शायद राजनीतिक रिश्ते भी सुधरे। पर इसमें भी दिक्कतें आईं। बिल्कुल, यहाँ भी वही शक सामने आ गया। खासकर छोटे देशों को ये डर लगा कि साफ्टा की आड़ लेकर भारत उनके बाजारों पर कब्जा कर लेगा और उनकी राजनीति पर भी असर डालेगा। हाँ, कि भारत अपनी व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर भी असर डाल सकता है। और भारत का क्या नजरिया था? भारत का कहना था और है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा। मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक सहयोग भी बेहतर होगा। क्या भारत में भी सब इसे लेकर उत्साहित थे? नहीं, भारत में भी कुछ लोग मानते हैं कि साफ्टा की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से पहले से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं। अच्छा, एक और बात, कोई भी क्षेत्र एकदम अलग थलग तो होता नहीं, बाहरी ताकतों का भी असर पड़ता होगा। हाँ, जरूर पड़ता है। और दक्षिण एशिया के मामले में दो बाहरी ताकतें खास तौर पर अहम हैं, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन का क्या रोल है? चीन का रोल काफी जटिल है। पिछले कुछ दशकों में भारत और चीन के अपने आपसी रिश्ते बेहतर हुए हैं, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। दोनों को विकास करना है, वैश्वीकरण का दौर है। लेकिन दिक्कतें भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है चीन की पाकिस्तान के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है, वो भारत के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रही है। और अमेरिका? अमेरिका का प्रभाव शीत युद्ध के खत्म होने के बाद दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ा है। कैसे? अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए हैं। वो अक्सर भारत पाक के बीच तनाव खत्म करने में एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता रहा है। आर्थिक पहलू भी होगा। हाँ, बिल्कुल। इस क्षेत्र में जो आर्थिक सुधार हुए, उदार नीतियां अपनाई गईं, उससे अमेरिकी भागीदारी गहरी हुई है।
अमेरिका में बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई मूल के लोग रहते हैं और जाहिर है इस क्षेत्र की विशाल जनसंख्या और बाजार का आकार भी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका के हित क्या हैं यहाँ? अमेरिका के हित मुख्य रूप से इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति से जुड़े हैं। वो नहीं चाहता कि यहाँ अस्थिरता हो या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़े। तो कुल मिलाकर जब हम आज के दक्षिण एशिया को देखते हैं तो तस्वीर काफी मिली-जुली सी है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ गहरे संघर्ष हैं, सीमाओं को लेकर, पानी को लेकर, जातीय पहचान को लेकर, आपसी अविश्वास है। भारत का जो केंद्रीय और बड़ा होना है वो इन रिश्तों को और जटिल बनाता है। सही। और हमने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में लोकतंत्र की राह कितनी पथरीली रही है। जबकि नेपाल और भूटान ने हाल के सालों में बड़े राजनीतिक बदलाव देखे हैं, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर। और श्रीलंका, जिसने भयानक जाति संघर्ष झेला पर उसके बावजूद लोकतंत्र और आर्थिक प्रगति को बनाए रखा। तो क्या सब कुछ निराशाजनक ही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तस्वीर पूरी तरह नाउमीदी की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की जो आकांक्षा है वो पूरे इलाके में मजबूत है। हाँ, ये हमने शुरू में भी बात की थी। दक्षेश और साफ्टा जैसे मंच भले ही बहुत कामयाब न हुए हों, पर वो आपसी सहयोग की इच्छा तो दिखाते ही हैं। और वो सिंधु जल संधि वाली मिसाल, हाँ, वो दिखाती है कि सबसे तनावपूर्ण रिश्तों में भी अगर इच्छा शक्ति हो तो सहयोग मुमकिन है। और बाहरी ताकतें, चीन और अमेरिका, वो भी इस क्षेत्र के आने वाले कल को शक्ल देने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो आखिर में सवाल यही है कि दक्षिण एशिया का भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा संघर्षों, तनावों, आपसी शक का अखाड़ा बना रहेगा, या फिर एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके साझा सांस्कृतिक गुणधर्म हैं, जिसके व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं और जो मिलकर तरक्की कर सकता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद किसी बाहरी शक्ति से ज्यादा यहाँ के लोगों और यहाँ की सरकारों पर निर्भर करेगा। सोचने वाली बात यही है कि क्या ये देश आपसी अविश्वास और इतिहास के बोझ को पीछे छोड़ पाएंगे, बाहरी ताकतों के खेल से ऊपर उठकर शांति और साझा तरक्की की जो उनकी असली क्षमता है उसे हकीकत बना पाएंगे? ये वाकई विचार करने वाला बिंदु है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।